हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अग्रवाल है। हमने अभी लास्ट टू वीडियोस में पार्ट वन और पार्ट टू में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के कुछ सेक्शन कवर करे। आगे के सेक्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं सेक्शन चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें है सेक्शन 19। सेक्शन 19 बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम। ठीक है, मतलब वृद्धाश्रमों की स्थापना। तो इसमें कौन स्थापित करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेब्लिश एंड मेंटेन एंड सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एट एक्सेसिबल प्लेस एट में डीम नेसेसरी इन फेज मैनर। ठीक है, तो इसमें किसको पावर है? स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है किसको एस्टेब्लिश करने का, किसका? ओल्ड एज होम को। ठीक है, विद एटलीस्ट वन एट ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, ईच डिस्ट्रिक्ट में कितने होंगे? एक तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए in each district to accommodate the such homes and minimum of 150 senior citizen who are indigent। तो इसमें एक लिमिट बता दी कि कम से कम कितने तो होने चाहिए, मिनिमम 150 सीनियर सिटीजन होने ही चाहिए। कितने? हर एक ओल्ड एज होम में मिनिमम की लिमिट है। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या होने चाहिए? इंडिजेंट, मतलब गरीब होने चाहिए। अब देखिए इसका सबसेक्शन 2 है, द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड एंड वेरियस टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? स्कीम्स बनाएंगे, योजना बनाएंगे कि भाई इनके जो इनकी फंक्शनिंग कैसी होगी ओल्ड एज होम की, उनको बेटर फैसिलिटीज कैसे मिलेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी देखरेख के लिए क्या नियम है, तो वो उसके लिए स्कीम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 20 जो है बात करता है मेडिकल सपोर्ट ऑफ सीनियर सिटीजन। इसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें के लिए इलाज दिया जाएगा। इनके टर्मिनल एंड जो डिसीज वगैरह होती है, बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए होगा। और चिकित्सा अधिकारी के में निःशुल्क जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं दी जाएगी सीनियर सिटीजन जो ओल्ड एज में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सेक्शन 21 मेजर ऑफ फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ऑल टेक मेजर, सारे स्टेप्स उपाय करेगी किसके लिए? अवेयरनेस के लिए, जिससे अवेयरनेस हो पाए। इस एक्ट की जो रेगुलेशन पास किया गया है, जो एक्ट या अधिनियम लाया गया है, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या करेगी? टीवी जो माध्यम होती है, प्रिंट मीडिया है, उसके थ्रू इसका अवेयरनेस फैलाएगी। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस आर गिवन द periodic sanitation and awareness training and issue the relating to that। तो जो पुलिस सर्विस है, जुडिशियल सर्विस है, उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि समय समय पर मुद्दे जैसे लीगल सर्विस एड वगैरह होती है, उसके थ्रू जो जागरूक कार्यक्रम होते हैं, उसके थ्रू अवेयरनेस लोगों में फैलाई है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 22 अथॉरिटीज हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? कन्फर सच पावर एंड इम्पोज सच ड्यूटीज ऑन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो एक टाइप का हमने देखा कि ये एग्जीक्यूटिव पावर पे चलता है कि एसडीओ से नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं होगा जो ट्रिब्यूनल में होगा, और उसकी अपील कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग वाला अधिनियम है, जिसमें और इसमें ड्यूटीज दे दी जाएगी किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलाधीश को, कि वो क्या करे इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से कि वो उसकी फंक्शनिंग हो पाए। तो वो अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी जो होंगे उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड है द स्टेट गवर्नमेंट सेल प्रिस्क्राइब द कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी जिसका इससे बेटर इंप्लीमेंट हो सके इस अधिनियम का? तो वो एक एक्शन प्लान लाएगी। ठीक है, अब है इसका सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी अवॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये अच्छे से समझिएगा सेक्शन 23 ये क्या बात करता है कि जो सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स है, ठीक है, तो इनने क्या करी कि बाय गिफ्ट और अदरवाइज जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो किसी चिल्ड्रन या रिलेटिव को आपने क्या करी थी? ट्रांसफर करी थी। जिस वो ट्रांसफर इसलिए करी थी कि आप उस प्रॉपर्टी से जो भी है उससे हमारा मेंटेनेंस करते रहिए।
ठीक है। अब लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स है, जो वो ट्रांसफर होती है, मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ये ए थे जो कौन थे, सीनियर सिटीजन थे, इनने एक प्रॉपर्टी क्या करी, ये ट्रांसफर कर दी कोई लीगल हायर जो भी थे उनके लिए, ठीक है। तो अब इनने क्या किया, ये प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन ये क्या करने लगे, उनको प्रॉपर तरीके से जो मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस ये एक्ट में डिसाइड किया गया कि ये जो ट्रांसफर किया गया था, इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर ये जो ट्रांसफर ही है जो बी है, ये प्रॉपर तरीके से इनको सीनियर सिटीजन को क्या मेंटेनेंस नहीं करते हैं, ठीक है। टू हैव बीन मेड अ फ्रॉड और ये माना जाएगा कि ये जो ट्रांसफर हुआ गया है, ये क्या के थ्रू, फ्रॉड और कोअर्जन के थ्रू हुआ है, मतलब कपट और प्रिपेरेंट और अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू ये ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और ट्रिब्यूनल इसको क्या करेगी, इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर देगी। सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैज अ राइट टू रिसीव अ मेंटेनेंस आउट ऑफ द स्टेट सच स्टेट इज अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ ट्रांसफर द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी इम्पोज्ड अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ द ट्रांसफरी हैज द नोटिस द राइट, ठीक है। तो अब सीनियर सिटीजन के पास राइट कब होगा मेंटेनेंस प्राप्त करने का, मतलब उन्होंने जो ट्रांसफर किया, वो ट्रांसफर ऐसा किया था कि आपने सीनियर सिटीजन ने ट्रांसफर किया और बोला कि भाई आपको हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, इस ट्रांसफर के साथ हमारा राइट अटैचमेंट रहेगा कि आप हमें इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी उससे हमें आप क्या करेंगे, मेंटेनेंस देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी ट्रांसफर वैलिड है कि ट्रांसफर को उस बारे में नोटिस होना जरूरी है, लेकिन ये और ट्रांसफर क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूस होना चाहिए, मतलब कि आपको ऐसा गिफ्ट में दिया गया हो, ठीक है। और बट ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाली चीज, अगर ये आपने एज अ कंसिडरेशन दी गई हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और जो ट्रांसफर है उसको इस बारे में नोटिस नहीं है कि इस प्रॉपर्टी के साथ मेंटेनेंस भी अटैच, तो इस पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह ये सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सबसेक्शन 3 ये भी बोलता है कि अगर आप इनकेपेबल हो कि आप अपना जो राइट एनफोर्समेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी आपके बिहाफ पे ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब है इसमें चैप्टर जो हम 6 बात करते हैं, ये बात करता है ऑफेंस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल, अपराध एवं विचारण के लिए प्रक्रिया। तो सेक्शन 24 बात करता है एक्सपोजर एंड एब्डोनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक को अर्चित छोड़ना या उनका परित्याग। हमने कई बार ऐसे देखे हैं, न्यूज़ों में भी देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति जो अपने पेरेंट्स को ऐसी बेसहारा छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम के पास छोड़ के भाग जाते हैं, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो उसी के लिए एक क्या किया गया है, एक इस चीज को जो एक्ट किया जाता है इसको आपराधिक घोषित कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू। तो इसमें बोला गया whoever having the care and protection of senior citizen, मतलब जिसकी केयर और प्रोटेक्शन की उनके पास जिम्मेदारी थी और वो क्या कर देते हैं, सीनियर सिटीजन को छोड़ देते हैं, and such senior citizen and any place with the intention to wholly abandoning such senior citizen shall be punishable। तो उनको कितनी पनिशमेंट होगी, तो इसमें पनिशमेंट है जो एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, ठीक है। और इसमें जुर्माना कितना, 5,000 तक का जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो ये भी एक ऑफेंस दिया गया है। और सेक्शन 25 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी ऑफेंस है ये क्या है, कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है। और जो इसका ट्रायल होगा, जो जैसे ऑफेंस कमिट होता है तो इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इसमें 26 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 27 है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार। तो जब ये जो एक्ट है इसकी अगर कोई प्रोसीडिंग चलती है तो उसमें क्या है, सिविल कोर्ट को बार किया गया, मतलब ये प्योरली जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा जो अपनाई जाती है उन्हीं को मान्यता मिली हुई है, ठीक है। और कोई भी इंजंक्शन सिविल कोर्ट द्वारा नहीं लाया जाएगा, ठीक है। 28 एक प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक किए कार्रवाई। अगर मान लीजिए इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए इसके परसुएंस में कोई अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफिसर द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया जो गुड फेथ में किया गया है, सद्भाव पूर्वक किया गया है, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या लीगल एक्शन नहीं लाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 29 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी बात कर लेते हैं, इस पे ये बात बोलता है कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज,
तो जब ये एक्ट इसमें बोला गया कि अगर जब ये एक्ट पास हुआ तो उसके विद इन 2 इयर्स, मतलब एक्ट पास होने के विद इन 2 इयर्स में आपको जो भी इसमें डिफिकल्टीज है वो स्टेट गवर्नमेंट को दूर करके उसके बारे में डायरेक्शन निकालना है, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक है, इसके बाद ज्यादा एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा जो ये एक्ट का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये आपको पूरा एक्ट समझ में आया हो, और इसके बाद हम आगे भी कुछ और विषय जो एडीपीओ के उस पर चर्चा करेंगे।